क्या आप जानते हैं कि क्यों बेहद टैलेंटेड लोग भी जिंदगी में फेल हो जाते हैं, जबकि कुछ साधारण लोग इतिहास रच देते हैं? इसका सबसे बड़ा राज छुपा है एंजेला डकवर्थ की बेस्टसेलर किताब ग्रिट में। आज के इस वीडियो में हम इस पूरी किताब के सभी 13 चैप्टर्स को बेहद आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हैं। अगर आप भी बार बार हार मानकर थक चुके हैं और खुद को एक जिद्दी विनर बनाना चाहते हैं, तो अगले कुछ मिनट आपकी लाइफ बदल देंगे। किताब के पहले चैप्टर की शुरुआत एक बेहद दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण जगह से होती है, जिसका नाम है वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी। यहाँ एडमिशन पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ सिर्फ उन्हीं युवाओं को मौका मिलता है जो पढ़ाई, खेल और लीडरशिप हर चीज में सबसे आगे होते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन सबसे बेहतरीन युवाओं को एक बेहद कठिन 7 हफ्तों की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसे बीस्ट बैरक्स कहा जाता है। ये ट्रेनिंग मानसिक और शारीरिक रूप से इतनी मुश्किल होती है कि बहुत से होनहार छात्र इसे बीच में ही छोड़ देते हैं। लेखिका एंजेला डकवर्थ इसी बात से हैरान थी कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जिन बच्चों के पास सबसे अच्छे टेस्ट स्कोर थे, जो दिखने में सबसे मजबूत थे, वे इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे थे? इस पहेली को सुलझाने के लिए एंजेला ने वेस्ट पॉइंट के एडमिशन सिस्टम को समझा। वहां छात्रों को चुनने के लिए एक खास स्कोर बनाया जाता था, जिसमें उनके टेस्ट मार्क्स और फिजिकल फिटनेस सब कुछ शामिल होता था। सबको लगता था कि जिसका ये स्कोर सबसे अच्छा होगा, वो इस कठिन ट्रेनिंग को आसानी से पार कर लेगा। लेकिन आंकड़ों ने कुछ और ही कहानी बयां की। उस स्कोर का इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि कौन छात्र अंत तक टिका रहेगा और कौन पहले ही हफ्ते अपना बैग पैक करके घर लौट जाएगा। तब एंजेला को समझ आया कि यहाँ कोई ऐसी चीज काम कर रही है जिसे पारंपरिक पैमानों से मापा नहीं जा सकता। वो अनोखी चीज थी इंसान की मानसिक दृढ़ता और कभी न हार मानने वाला जज्बा। इसी खोज के लिए उन्होंने ग्रिट स्केल नाम का एक टेस्ट बनाया। इसमें कुछ साधारण सवाल थे जो ये मापते थे कि कोई मुश्किल समय में कितना टिक सकता है। जब उन्होंने कैडेट्स पर इसे आजमाया, तो जिन छात्रों का ग्रिट स्कोर सबसे ज्यादा था, वही इस कठिन ट्रेनिंग को पूरा कर पाए। इस चैप्टर के जरिए लेखिका हमें समझाती है कि जिंदगी में केवल प्रतिभाशाली होना काफी नहीं होता। असल मायने ये रखता है कि जब मुश्किलें सामने हो, तब भी क्या आप मैदान में डटे रहते हैं? अक्सर हम टैलेंट को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन ये कहानी साबित करती है कि जब हालात खराब होते हैं, तो टैलेंट धरा रह जाता है और केवल आपकी जिद ही आपको आगे ले जाती है। पहले चैप्टर में जब एंजेला ने यह साबित कर दिया कि वेस्ट पॉइंट की कठिन ट्रेनिंग में टैलेंट से ज्यादा ग्रिट यानी जिद मायने रखती है, तो उनके सामने एक नया सवाल खड़ा हुआ। सवाल यह था कि अगर कामयाबी के लिए मेहनत इतनी ही जरूरी है, तो हम सब टैलेंट के पीछे इतने दीवाने क्यों हैं? इसी बात को समझाने के लिए किताब का दूसरा चैप्टर पूरी तरह से हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करता है, जिसे टैलेंट का भ्रम कहती है। जब भी हम किसी मशहूर म्यूजिशियन को बहुत खूबसूरत धुन बजाते हुए देखते हैं या किसी एथलीट को गोल्ड मेडल जीतते हुए देखते हैं, तो हमारे मुंह से अचानक निकलता है कि ये तो गॉड गिफ्टेड है या ये पैदाइशी टैलेंटेड है। हम उनकी सालों की काली रातों की मेहनत को अनदेखा करके सारा क्रेडिट उनके भाग्य या टैलेंट को दे देते हैं। लेखिका एक रिसर्च का जिक्र करती है, जिसमें संगीत के जानकारों को 2 अलग अलग कलाकारों के बारे में बताया गया। एक कलाकार के बारे में कहा गया कि वो बचपन से ही उस्ताद है और उसमें पैदाइशी टैलेंट है, जबकि दूसरे के बारे में बताया गया कि उसने सालों की कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस से ये मुकाम पाया है। हैरानी की बात यह थी कि जानकारों ने उस कलाकार के संगीत को ज्यादा पसंद किया, जिसे पैदाइशी टैलेंटेड बताया गया था, भले ही दोनों का संगीत असल में एक जैसा था। ये रिसर्च दिखाती है कि हम इंसानों के दिमाग में अनजाने में ही टैलेंट को लेकर एक झुकाव होता है। हम मेहनत करने वालों की तारीफ तो करते हैं, लेकिन दिल से हम उसी को पसंद करते हैं जो हमें नेचुरल लगता है। ऐसा हम क्यों करते हैं? इसका जवाब देने के लिए वो मशहूर दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे की एक बात का सहारा लेती है। नीत्शे ने कहा था कि जब हम किसी को जादुई जीनियस मान लेते हैं, तो हम खुद को एक बहुत बड़े कंपटीशन से बचा लेते हैं। अगर हम ये मान ले कि कोई व्यक्ति भगवान के दिए किसी खास वरदान की वजह से इतना आगे बढ़ा है, तो हमें खुद से ये शिकायत नहीं रहती
कि हम उसके जितने सफल क्यों नहीं हैं। हम आराम से सोफे पर बैठकर सोच सकते हैं कि वो तो अलग ही मिट्टी का बना है, मैं उसके जैसा नहीं बन सकता। यानी दूसरों को टैलेंटेड कहना असल में हमारी अपनी सुस्ती का एक बहाना बन जाता है। इसके बाद चैप्टर में एक बेहद दिलचस्प स्टडी आती है जो स्विमर्स यानी तैराकों पर की गई थी। एक सोशियोलॉजिस्ट डैन चैम्बलिस ने सालों तक ओलंपिक स्तर के तैराकों को बहुत करीब से देखा। उन्होंने पाया कि जो लोग टॉप पर पहुंचते हैं उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती। उनकी महानता असल में बहुत ही साधारण और बोरिंग लगने वाले कामों का एक लंबा सिलसिला होती है। रोज सुबह 4 बजे उठना, अपनी उंगलियों की पोजीशन को ठीक करना, सांस लेने के तरीके को बार बार सुधारना और इसी छोटी सी चीज को हजारों बार दोहराना। ये सब देखने में बिल्कुल भी जादुई नहीं लगता, बल्कि बहुत उबाऊ लगता है। लेकिन जब इन सारी बोरिंग और छोटी छोटी आदतों को सालों तक पूरी परफेक्शन के साथ मिलाया जाता है तो अंत में एक जादुई परफॉर्मेंस निकल कर आती है। इस पूरे चैप्टर का निचोड़ यही है कि टैलेंट का मतलब सिर्फ ये है कि आप किसी चीज को कितनी जल्दी सीखते हैं, लेकिन सफलता इस बात से तय होती है कि आप उस सीखे हुए को लेकर कितनी दूर तक जाते हैं। जब हम टैलेंट के इस अंधविश्वास से बाहर निकलते हैं तभी हम अपनी किस्मत को खुद बदलने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हैं। हमें ये समझना होगा कि पर्दे के पीछे जो हजारों घंटों की मेहनत छिपी है वही असली जादू है। तीसरे चैप्टर में एंजेला डकवर्थ हमें एक ऐसे गणितीय फॉर्मूले से रूबरू कराती है जो ये साफ कर देता है कि आखिर क्यों मेहनत हमेशा प्रतिभा से ऊपर होती है। वो एक सीधा और गहरा फॉर्मूला देती है। जब हम टैलेंट को मेहनत से गुणा करते हैं तो वो स्किल यानी हुनर बनता है, और जब उसी हुनर को दोबारा मेहनत से गुणा करते हैं तब जाकर अचीवमेंट यानी सफलता मिलती है। इस गणित में मेहनत 2 बार गिनी जाती है। इसका मतलब है कि आपके पास चाहे जितना टैलेंट हो, बिना मेहनत के वो सिर्फ एक अधूरी संभावना बनकर रह जाएगा। हुनर होने के बाद भी अगर आप प्रयास छोड़ देंगे तो आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस बात को समझाने के लिए हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ का उदाहरण देती है। विल स्मिथ कहते हैं कि वे खुद को बाकी लोगों से ज्यादा टैलेंटेड नहीं मानते, लेकिन जब बात मेहनत की आती है तो वे किसी से पीछे नहीं हटते। वे कहते हैं कि अगर आप मेरे साथ ट्रेडमिल पर दौड़ने चढ़ते हैं तो सिर्फ 2 ही बातें होंगी, या तो आप पहले थककर नीचे उतर जाएंगे या फिर मैं दौड़ते दौड़ते अपनी जान दे दूंगा लेकिन खुद से नीचे नहीं उतरूंगा। ये जो कभी न टूटने वाली जिद है यही ग्रिट है। सफल लोग अपनी काबिलियत के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते, बल्कि वे दूसरों से कहीं ज्यादा पसीना बहाने को तैयार रहते हैं। चैप्टर में एक और बेहतरीन कहानी लेखक जॉन इरविंग की है। स्कूल के दिनों में जॉन को पढ़ाई में बहुत कमजोर माना जाता था और उन्हें डिसलेक्सिया भी था। उनके टेस्ट स्कोर बहुत खराब आते थे, लेकिन जॉन के पास बार बार कोशिश करने की अनोखी ताकत थी। जब वे कोई कहानी लिखते तो उसे सैकड़ों बार दोबारा एडिट करते थे। वे अपनी कमियों को सुधारने के लिए तब तक जुटे रहते जब तक कि वह परफेक्ट न हो जाए। नतीजा ये हुआ कि वे दुनिया के सबसे सफल लेखकों में से एक बने। जॉन की कहानी साबित करती है कि शुरुआती टैलेंट कम होने पर भी दोगुनी मेहनत से उस कमी को दूर किया जा सकता है। लेखिका कहती है कि कामयाबी का 80% हिस्सा सिर्फ मैदान में डटे रहने से आता है। कई बार बहुत प्रतिभाशाली लोग शुरुआत तो धूमधाम से करते हैं, लेकिन बोरियत या मुश्किलें आने पर रास्ता बदल लेते हैं। इसके विपरीत एक ग्रिटी इंसान रोज सुबह उठता है और बिना थके अपने काम पर लग जाता है, चाहे नतीजे तुरंत न मिल रहे हों। यही निरंतरता उसे एक दिन सबसे आगे खड़ा कर देती है। इसका सबसे बड़ा संदेश यही है कि टैलेंट सिर्फ एक बीज है। अगर आप उसमें रोज मेहनत का पानी नहीं देंगे तो वो कभी पेड़ नहीं बनेगा। अगर आप में दोगुनी मेहनत करने का जज्बा है तो आप किसी भी जीनियस को पीछे छोड़ सकते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि कामयाबी में मेहनत का रोल टैलेंट से दोगुना होता है तो अगला सवाल उठता है कि हम खुद को कैसे मापें? हमारे अंदर कितना ग्रिट है, ये कैसे पता चलेगा? इसी उलझन को सुलझाने के लिए किताब का 4था चैप्टर हमें ग्रिट को मापने का तरीका सिखाता है और जुनून, पैशन शब्द की एक नई परिभाषा देता है। आमतौर पर जब हम जुनून की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत जोश से भरी आतिशबाजी जैसी तस्वीर आती है, जैसे किसी काम को लेकर
कुछ दिनों का पागलपन। लेकिन लेखिका कहती है कि ग्रिट वाला जुनून आतिशबाजी जैसा नहीं, बल्कि एक कंपास की तरह होता है। ये सिर्फ एक पल की दीवानगी नहीं है, बल्कि सालों तक एक ही दिशा में बिना भटके चलते रहने की क्षमता है। ये इस बारे में नहीं है कि आप आज किसी चीज को कितना चाहते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप कल और उसके अगले दिन भी उस पर कितने टिके रहते हैं। इस बात को समझाने के लिए वो लक्ष्यों के पिरामिड का जिक्र करती है। मान लीजिए कि आपके जीवन के सारे लक्ष्य एक पिरामिड की तरह सजे हैं। इस पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में हमारे रोजमर्रा के छोटे काम होते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना या किसी को ईमेल भेजना। ये छोटे लक्ष्य सिर्फ एक जरिया होते हैं इनके ऊपर वाले लक्ष्यों तक पहुंचने का। पिरामिड के बीच में मध्यम स्तर के लक्ष्य होते हैं, जैसे कोई प्रोजेक्ट पूरा करना। और इस पिरामिड के सबसे ऊपरी छोर पर बैठा होता है आपका सबसे बड़ा लक्ष्य, यानी आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य। जो लोग ग्रिटी होते हैं उनके पास इस सबसे ऊंचे लक्ष्य की एक बहुत साफ तस्वीर होती है। वे रोज जो भी छोटा काम करते हैं वो उनके उसी सबसे बड़े सपने को पूरा करने के लिए होता है। यहाँ ग्रिट का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हर छोटी बात पर अड़ जाएं। असल में एक ग्रिटी इंसान अपने निचले स्तर के लक्ष्यों को बदलने में बहुत लचीला होता है। अगर उसका कोई छोटा प्लान फेल हो जाता है तो वो रास्ता बदल लेता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी अंतिम मंजिल वही सबसे ऊपर वाली है। वो नीचे के रास्तों को बदल सकता है, लेकिन ऊपर के लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ता। परेशानी तब होती है जब लोगों के पास कोई एक बड़ा लक्ष्य होता ही नहीं, या फिर उनके पास एक साथ कई ऐसे बड़े लक्ष्य होते हैं जो आपस में टकराते हैं। इस चैप्टर में उम्र और ग्रिट के रिश्ते पर भी बात की गई है। आंकड़ों से पता चलता है कि जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है उनका ग्रिट स्कोर भी बेहतर होता जाता है। इसका मतलब यह है कि ग्रिट कोई ऐसी चीज नहीं है जो बदली नहीं जा सकती। हम जैसे जैसे जिंदगी के अनुभवों से सीखते हैं हमारी दृढ़ता बढ़ती जाती है। कुल मिलाकर ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर जिंदगी में वाकई कुछ बड़ा करना है तो हमें अपने जीवन का वो एक मुख्य लक्ष्य ढूंढना होगा जो हमारे हर छोटे बड़े काम को एक सही दिशा दे सके। जब हम ये जान लेते हैं कि ग्रिट क्या है और इसे कैसे मापा जाता है, तो हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इसे बदला जा सकता है? क्या हम ग्रिट के साथ ही पैदा होते हैं या फिर इसे समय के साथ सीखा भी जा सकता है? इसी बेहद जरूरी और बुनियादी सवाल का जवाब किताब का 5वां चैप्टर देता है। लेखिका इस चैप्टर में साफ तौर पर कहती है कि ग्रिट कोई ऐसी फिक्स चीज नहीं है जो पत्थर की लकीर हो और जिसे कभी बदला न जा सके। ये पूरी तरह से हमारे जीन्स और हमारे आसपास के माहौल के तालमेल पर निर्भर करता है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं अपने अनुभवों से और अपनी सोच को बदलकर पहले से कहीं ज्यादा ग्रिटी बन सकते हैं। इस बात को गहराई से समझाने के लिए नेचर बनाम नर्चर यानी प्रकृति और परवरिश की बहस पर बात करती है। जुड़वा बच्चों पर की गई वैज्ञानिक रिसर्च से पता चलता है कि हमारी ग्रिट का कुछ हिस्सा जरूर हमारे माता पिता से मिले जीन्स पर निर्भर करता है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात से तय होता है कि हम किस माहौल में पले बढ़े हैं और हमने जिंदगी की मुश्किलों से क्या सीखा है। वो यहाँ फ्लिन इफेक्ट का एक बहुत सुंदर उदाहरण देती है जो दिखाता है कि कैसे पिछली कुछ सदियों में इंसानों का आईक्यू स्कोर लगातार बढ़ा है। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि इंसान अचानक ज्यादा बुद्धिमान पैदा होने लगे, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि हमारे आधुनिक माहौल और शिक्षा ने हमारे दिमाग को ज्यादा गहराई से सोचने पर मजबूर किया। ठीक इसी तरह अगर हम सही दिशा में प्रयास करें तो हमारी ग्रिड भी समय के साथ बढ़ सकती है। इसके बाद इस बात पर विस्तार से चर्चा की गई है कि उम्र के साथ इंसान के ग्रिड में क्या बदलाव आता है। आंकड़ों को देखने पर साफ पता चलता है कि उम्रदराज लोगों में युवाओं के मुकाबले ग्रिड का स्तर कहीं ज्यादा होता है। इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है सांस्कृतिक बदलाव, यानी पुरानी पीढ़ी के लोग एक ऐसे दौर में बड़े हुए जहां टिके रहने को बहुत सम्मान दिया जाता था। लेकिन दूसरा और सबसे अहम कारण है हमारी मानसिक परिपक्वता। जब हम युवा होते हैं तो हम बहुत जल्दी चीजों से बोर हो जाते हैं और नए नए रास्तों पर भटकते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है जिंदगी हमें थपेड़े मारकर ये सिखा देती है कि बार बार रास्ता बदलने से कुछ हासिल नहीं होने वाला।
हम अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं और किसी एक बड़े लक्ष्य पर टिकना सीख जाते हैं। एंजेला का मानना है कि ग्रिड का बढ़ना हमारी खुद को लेकर बनाई गई सोच पर भी निर्भर करता है। अगर हम ये मान ले कि हमारी काबिलियत सीमित है तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम ये विश्वास कर ले कि हम अपनी कोशिशों से खुद को बदल सकते हैं तो हमारा ग्रिड स्कोर खुद ब खुद बढ़ने लगता है। ये चैप्टर हमें एक बहुत बड़ी उम्मीद देता है कि चाहे आज हमारा ग्रिड स्कोर कितना भी कम क्यों न हो, हम इसे मेहनत से बढ़ा सकते हैं। ये चैप्टर हमें ये भरोसा दिलाता है कि इंसान की जिद कोई परमानेंट चीज नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मांसपेशी की तरह है जिसे सही कसरत और सही माहौल देकर समय के साथ और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। अब जब हम किताब के दूसरे भाग में कदम रखते हैं तो एंजेला हमें उन 4 स्तंभों में से पहले स्तंभ के बारे में बताती है जिससे ग्रिड को अंदर से मजबूत किया जा सकता है। और वो पहला स्तंभ है रुचि यानी इंटरेस्ट। हम अक्सर लोगों को कहते सुनते हैं कि अपने पैशन को फॉलो करो या वही काम करो जिसमें तुम्हारा मन लगे। लेकिन इस छठे चैप्टर में एंजेला डकवर्थ इस बात से पर्दा उठाती है कि असल में ये पैशन या रुचि कैसे पैदा होती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पैशन कोई ऐसी चीज है जो आसमान से बिजली की तरह अचानक गिरेगी और एक ही पल में आपको समझ आ जाएगा कि आपको जिंदगी भर क्या करना है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। पैशन रातों रात नहीं मिलता, बल्कि इसे धीरे धीरे खोजना पड़ता है, इसे पालना पोसना पड़ता है और समय के साथ इसे और गहरा करना पड़ता है। दुनिया भर में किए गए सर्वे बताते हैं कि नौकरी करने वाले बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो अपने काम को लेकर वाकई उत्साहित रहते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ पेट भरने या मजबूरी में काम कर रहे हैं क्योंकि वे कभी अपनी असली रुचि को पहचान ही नहीं पाए। किसी भी चीज में गहरी रुचि पैदा करने के मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं: खोज, विकास और गहराई। शुरुआत हमेशा बहुत ही साधारण होती है। जब हम बच्चे होते हैं या किसी नए क्षेत्र में होते हैं तो हम सिर्फ मजे के लिए अलग अलग चीजें आजमाते हैं। जैसे कोई बच्चा सिर्फ शौक के लिए पेंटिंग करना शुरू करता है या कोई पहली बार किचन में कुछ पकाता है। इस शुरुआती दौर में कोई दबाव नहीं होना चाहिए, सिर्फ खेल खेल में चीजों को एक्सप्लोर करना जरूरी है। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उन्होंने बहुत सी चीजें आजमाई लेकिन उन्हें किसी में भी अपना पैशन नजर नहीं आया। आप कमरे में अकेले बैठकर आंखें बंद करके अपना पैशन नहीं ढूंढ सकते। इसके लिए आपको बाहर निकलना होगा, चीजों से टकराना होगा और अलग अलग काम करके देखने होंगे। जब आप किसी काम को करते हैं तभी आपका दिमाग आपको इशारा देता है कि ये चीज आपको अच्छी लग रही है या नहीं। लेकिन सिर्फ किसी चीज में रुचि होना काफी नहीं है, ये तो सिर्फ पहला कदम है। इसके बाद आता है उस रुचि का विकास करना। जब आपको कोई चीज पसंद आने लगे तो आपको बार बार उस चीज की तरफ लौटना होगा, उसके बारे में नई नई बातें सीखनी होंगी। इस स्टेज पर आपके आसपास के लोगों का सपोर्ट बहुत मायने रखता है, जो आपकी उस छोटी सी रुचि को बढ़ावा देते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है उस रुचि को गहराई में ले जाना। शुरुआत में जो चीज बहुत नई और रोमांचक लगती है, कुछ समय बाद वो पुरानी होने लगती है। एक आम इंसान यहीं पर बोर होकर काम छोड़ देता है और किसी नई चीज की तलाश में भाग जाता है। लेकिन एक ग्रीटी इंसान उस बोरियत से पार पाता है। वो उस काम के इतने बारीक पहलुओं को समझना शुरू कर देता है कि उसे उसी पुराने काम में रोज कुछ नया और दिलचस्प दिखने लगता है। जैसे एक महान शेफ रोज वही खाना बनाता है, लेकिन वो हर बार मसालों की मात्रा, आंच की गति और स्वाद की बारीकियों में इतनी गहराई से उतर जाता है कि उसे वो काम कभी उबाऊ नहीं लगता। अगर आप भी अपना पैशन ढूंढ रहे हैं तो किसी जादू का इंतजार मत कीजिए। छोटी छोटी चीजों में अपनी रुचि ढूंढिए, उन्हें समय दीजिए, उनके साथ खेलिए और धीरे धीरे उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना लीजिए। जब हमें किसी चीज में रुचि मिल जाती है तो अगला कदम होता है उस हुनर को निखारना, और यहीं पर काम आता है किताब का 7वां चैप्टर, जो पूरी तरह से अभ्यास यानी प्रैक्टिस पर आधारित है। हम सबने बचपन से सुना है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, लेकिन एंजेला कहती है कि सिर्फ घंटों तक किसी काम को करते रहने से कोई उस्ताद नहीं बनता। जरूरी ये नहीं है कि आप कितने घंटे अभ्यास कर रहे हैं, बल्कि सबसे जरूरी ये है कि आप किस तरीके से अभ्यास कर रहे हैं।
इस चैप्टर में एंजेला डकवर्थ एक बेहद खास किस्म के अभ्यास की बात करती है, जिसे डेलिब्रेट प्रैक्टिस यानी सचेत और उद्देश्यपूर्ण अभ्यास कहा जाता है। आम लोग और ग्रिटी लोग इसी जगह पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक आम इंसान सालों तक एक ही काम को एक ही ढर्रे पर करता रहता है, जिससे वो उसमें थोड़ा कुशल तो हो जाता है, लेकिन कभी असाधारण नहीं बन पाता। इस सचेत अभ्यास को समझाने के लिए एंजेला मशहूर मनोवैज्ञानिक एंडर्स एरिक्सन की रिसर्च का हवाला देती है। उन्होंने बताया कि इस खास अभ्यास के 4 मुख्य नियम होते हैं। पहला नियम है एक ऐसा छोटा और स्पष्ट लक्ष्य तय करना जो आपकी मौजूदा क्षमता से थोड़ा ऊपर हो, यानी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर किसी ऐसी चीज को चुनना जो आपको कड़ी चुनौती दे। दूसरा नियम है पूरी एकाग्रता और मानसिक प्रयास के साथ काम करना। जब आप अभ्यास कर रहे हो तो दुनिया की कोई भी चीज आपका ध्यान न भटकाए। तीसरा और सबसे कड़वा नियम है तुरंत फीडबैक लेना। ग्रिटी लोग अपनी तारीफ सुनने के भूखे नहीं होते, बल्कि वे ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने कहाँ गलती की। वे अपनी कमियों को ढूंढते हैं और उन्हें सुधारने के लिए किसी एक्सपर्ट की मदद लेते हैं। चौथा नियम है उसी काम को तब तक बार बार दोहराना जब तक कि वो कमी पूरी तरह से दूर न हो जाए और वो काम बिल्कुल सहज न लगने लगे। बहुत से लोग डेलिब्रेट प्रैक्टिस और फ्लो की स्थिति को एक ही मान लेते हैं। फ्लो वो मानसिक अवस्था है जब आप किसी काम में इतने खो जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता और वो काम बिना किसी दबाव के अपने आप होने लगता है। लेखिका कहती है कि अभ्यास और परफॉर्मेंस दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। जब एक ग्रिटी इंसान अभ्यास करता है तो वो बहुत थका देने वाला, मुश्किल और अक्सर उबाऊ होता है। उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और वो हमेशा मजेदार नहीं होता। लेकिन जब वही इंसान स्टेज पर या मैदान में परफॉर्म करता है तब वो फ्लो की स्थिति में होता है, जहां उसे असीम आनंद आता है। यानी उस सुंदर और सहज दिखने वाले फ्लो को हासिल करने के लिए पर्दे के पीछे हजारों घंटों की दर्दनाक और सचेत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो फिर एक आम इंसान इस मुश्किल अभ्यास को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाए? इसके लिए वो एक बहुत ही व्यावहारिक सलाह देती है कि इसे अपनी आदत बना ले। एक समय तय करें, एक जगह तय करें और रोज बिना किसी बहाने के उसी वक्त पर अभ्यास करने बैठ जाएं। जब कोई काम हमारी दिनचर्या या रूटीन का हिस्सा बन जाता है तो उसे करने के लिए हमें रोज रोज अपनी इच्छा शक्ति को खर्च नहीं करना पड़ता। धीरे धीरे वो हमारी आदत बन जाता है। इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि महानता कोई पैदाइशी वरदान नहीं है, बल्कि ये रोज अपनी कमियों का सामना करने, अपनी गलतियों से खुलकर सीखने और खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाने की एक लंबी, अनुशासित और जिद्दी यात्रा है। जब हम अपने काम में रुचि ढूंढ लेते हैं और कड़ी मेहनत से उसका अभ्यास भी करने लगते हैं, तब ग्रिट की यात्रा में एक तीसरा और बेहद जादुई तत्व जुड़ता है, जिसे एंजेला उद्देश्य, पर्पस कहती है। कोई भी इंसान सिर्फ अपने स्वार्थ या निजी फायदे के लिए सालों तक इतनी कठिन मेहनत नहीं कर सकता। लंबे समय तक टिके रहने के लिए एक ऐसी भावना की जरूरत होती है जो आपसे बड़ी हो। इसका मतलब यह है कि आपका काम सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए भी मायने रखता है। लेखिका के अनुसार ग्रिट का मतलब सिर्फ अपनी जिद पूरी करना नहीं है, बल्कि अपने जुनून को दूसरों की सेवा से जोड़ना है। इस बात को बहुत ही सरलता से समझाने के लिए ईंट जोड़ने वाले 3 मजदूरों की एक पुरानी और मशहूर कहानी का जिक्र किया गया है। जब पहले मजदूर से पूछा गया कि वो क्या कर रहा है, तो उसने बिना किसी उत्साह के कहा कि वो सिर्फ ईंटें जोड़कर दीवार बना रहा है। जब दूसरे मजदूर से वही सवाल पूछा गया, तो उसने कहा कि वो एक बड़ी इमारत बना रहा है ताकि वो अपने परिवार का पेट पाल सके और एक अच्छा करियर बना सके। लेकिन जब तीसरे मजदूर से पूछा गया, तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने गर्व से कहा कि वो एक भव्य इमारत बना रहा है जो समाज के लिए एक खूबसूरत धरोहर बनेगी। यहाँ तीनों मजदूर एक ही काम कर रहे थे, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। पहला व्यक्ति उसे सिर्फ एक नौकरी मान रहा था, दूसरा उसे एक करियर की तरह देख रहा था और तीसरा व्यक्ति उसे अपने जीवन का बुलावा यानी कॉलिंग समझ रहा था। ग्रिटी लोगों के भीतर वही
तीसरे मजदूर जैसी भावना होती है, जो लोग अपने काम को एक कॉलिंग की तरह देखते हैं। वे किसी भी मुश्किल समय में हार नहीं मानते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका काम कितना महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उद्देश्य कोई ऐसी चीज है जो हमें शुरुआत में ही मिल जाती है। ये भी समय के साथ विकसित होता है। शुरुआत हमेशा अपनी निजी रुचि से होती है। जैसे कोई व्यक्ति पहले सिर्फ अपने मजे के लिए कंप्यूटर कोडिंग सीखता है, लेकिन जैसे जैसे वो उसमें आगे बढ़ता है, वो सोचने लगता है कि कैसे उसकी बनाई हुई कोई ऐप हजारों लोगों की जिंदगी आसान कर सकती है। यही वो मोड़ होता है जहां रुचि बदलकर एक बड़े उद्देश्य का रूप ले लेती है। अगर किसी को लगता है कि उसके काम में ऐसा कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है, तो वो कुछ व्यावहारिक रास्ते बताती है। पहला है अपने मौजूदा काम में छोटे छोटे ऐसे बदलाव करना जिससे आप दूसरों की मदद कर सकें, जिसे जॉब क्राफ्टिंग कहा जाता है। जैसे एक अस्पताल का सफाई कर्मी सिर्फ झाड़ू लगाने के बजाय ये सोचे कि वो मरीजों को एक साफ और सुरक्षित माहौल दे रहा है। दूसरा तरीका है किसी ऐसे रोल मॉडल को ढूंढना जिसने समाज के लिए कुछ बड़ा किया हो और उससे प्रेरणा लेना। अगर आप अपने भीतर कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा चाहते हैं, तो अपने काम के पीछे छिपे क्यों को पहचानिए। जब आपकी मेहनत दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाती है, तो आपकी जिद एक पवित्र मकसद बन जाती है जो आपको कभी थकने नहीं देती। ग्रिड को अंदर से मजबूत करने का चौथा और आखिरी स्तंभ है उम्मीद, होप। आमतौर पर जब हम उम्मीद शब्द सुनते हैं, तो हमें लगता है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा या भगवान की कृपा से कल का दिन अच्छा होगा। लेखिका इसे एक निष्क्रिय उम्मीद मानती है। ग्रिड वाले लोगों की उम्मीद इससे बिल्कुल अलग और बेहद सक्रिय होती है। उनकी उम्मीद इस विश्वास पर टिकी होती है कि मैं खुद मेहनत करके अपने आने वाले कल को बेहतर बना सकता हूं। ये उम्मीद इस बारे में नहीं है कि किस्मत आपका साथ देगी या नहीं, बल्कि इस बारे में है कि जब आप नीचे गिरेंगे तो आपके पास खुद को वापस उठाने का हौसला होगा या नहीं। ये उम्मीद एक ऐसी रीढ़ की हड्डी की तरह है जो रुचि, अभ्यास और उद्देश्य इन तीनों स्तंभों को संभाल कर रखती है, क्योंकि बिना उम्मीद के आप पहली ही नाकामी के बाद सब कुछ छोड़ देंगे। इस गहरी उम्मीद को समझने के लिए एंजेला मशहूर मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक की ग्रोथ माइंडसेट की थ्योरी का सहारा लेती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जिनका फिक्स्ड माइंडसेट होता है। ये लोग मानते हैं कि इंसान का टैलेंट, दिमाग और किस्मत सब कुछ जन्म से तय होता है और इसे बदला नहीं जा सकता। जब ऐसे लोग किसी काम में फेल होते हैं, तो वे मान लेते हैं कि वे उस काम के लायक ही नहीं हैं और प्रयास करना छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग, जो ये मानते हैं कि मेहनत, सही रणनीति और अभ्यास से किसी भी हुनर को सीखा और सुधारा जा सकता है। ग्रिटी लोगों के भीतर यही ग्रोथ माइंडसेट कूट कूट कर भरा होता है। वे असफलता को अपने सफर का अंत नहीं, बल्कि सीखने का एक नया मोड़ मानते हैं। इसके साथ ही चैप्टर में मार्टिन सेलिगमैन की एक बहुत ही क्रांतिकारी रिसर्च का जिक्र है, जिसे लर्नड हेल्पलेसनेस यानी सीखी हुई बेबसी कहा जाता है। जब किसी इंसान को बार बार ऐसी मुश्किलों में डाला जाता है जहां उसकी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, तो उसका दिमाग ये मान लेता है कि वो चाहे जो कर ले, हालात नहीं बदलेंगे। वो कोशिश करना ही बंद कर देता है। लेकिन इसके विपरीत ग्रिटी लोग लर्नड ऑप्टिमिज्म यानी सीखी हुई आशावादिता को अपनाते हैं। जब उनके जीवन में कोई बुरी घटना होती है, तो वे खुद को समझाते हैं कि ये मुश्किल बस कुछ समय के लिए है और ये सिर्फ एक खास परिस्थिति में हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी पूरी जिंदगी खराब है। वे अपनी असफलताओं के लिए किस्मत को नहीं कोसते, बल्कि उन कारणों को ढूंढते हैं जिन्हें वे खुद बदल सकते हैं। लेखिका कहती है कि हम मुश्किल समय में खुद से जो बातें करते हैं, जिसे सेल्फ टॉक कहा जाता है, वो हमारे ग्रिड को तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब कोई ग्रिटी इंसान किसी काम में फेल होता है, तो वो खुद से ये नहीं कहता कि मैं इस काम के लायक ही नहीं हूं, बल्कि वो कहता है कि शायद मेरी इस बार की रणनीति सही नहीं थी, अगली बार मैं और ज्यादा तैयारी के साथ कोशिश करूंगा। यही छोटी सी सोच सारा फर्क पैदा करती है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि मुश्किलें और असफलताएं हर किसी की जिंदगी में आएंगी, लेकिन जो चीज आपको विजेता बनाती है, वो है आपका खुद पर
ये अटूट विश्वास कि आपके भीतर किसी भी परिस्थिति से लड़कर बाहर निकलने की ताकत है। जब आप इस सकारात्मक सोच को अपना लेते हैं तो दुनिया की कोई भी रुकावट आपकी जिद के आगे टिक नहीं पाती। किताब के तीसरे भाग की शुरुआत करते हुए ये 10वां चैप्टर एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर बात करता है और वो है परवरिश। अब तक हमने सीखा कि हम खुद को अंदर से कैसे मजबूत बना सकते हैं, लेकिन यहाँ एंजेला बताती है कि माता पिता या गुरु किसी बच्चे के भीतर दृढ़ता का बीज कैसे बो सकते हैं। बहुत से माता पिता इस उलझन में रहते हैं कि क्या उन्हें बच्चों के साथ सख्त होना चाहिए ताकि वे मजबूत बने, या फिर उन्हें बहुत सारा प्यार देना चाहिए। ये दोनों चीजें एक साथ की जा सकती हैं और इसी संतुलन को वे वाइज पेरेंटिंग यानी समझदार परवरिश कहती है। इस बात को समझाने के लिए वो परवरिश के तरीकों का जिक्र करती है। कुछ माता पिता बहुत सख्त होते हैं, वे बच्चों से ऊंचे मानकों की उम्मीद रखते हैं लेकिन उन्हें मानसिक सपोर्ट नहीं देते। इसके उलट कुछ माता पिता बहुत लाड़ प्यार देते हैं लेकिन कोई अनुशासन नहीं रखते, जिससे बच्चे मुश्किलों का सामना करना नहीं सीख पाते। लेकिन जो सबसे ग्रिटी बच्चे होते हैं उनके माता पिता एक अलग रास्ता चुनते हैं। वे बच्चों के लिए नियम और ऊंचे लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें ये भरोसा दिलाते हैं कि चाहे जो हो जाए हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। वे बच्चों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए उन्हें खुद फैसले लेने की आजादी देते हैं। एंजेला यहाँ अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी स्टीव यंग का उदाहरण देती है। जब स्टीव कॉलेज में थे तो शुरुआती दिनों में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिल रहा था और वे निराश थे। उन्होंने रोते हुए पिता को फोन किया और कहा कि वे घर वापस आना चाहते हैं। उनके पिता ने प्यार से लेकिन बेहद मजबूती से कहा कि तुम घर आ सकते हो, लेकिन तुम्हें खुद कमाकर रहना होगा। और हाँ, तुम खेल नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारे परिवार में कोई बीच में मैदान छोड़कर नहीं भागता। इस सख्त लेकिन सपोर्टिव रवैये ने स्टीव को वही रुकने एंड संघर्ष करने का हौसला दिया और आगे चलकर वे इतिहास के सबसे महान खिलाड़ी बने। ये समझदार परवरिश सिर्फ माता पिता तक सीमित नहीं है। जिंदगी में मिलने वाले कोच या टीचर भी बच्चों के लिए यही भूमिका निभा सकते हैं। कई बार एक अच्छा शिक्षक किसी बच्चे के भीतर छुपे उस जज्बे को जगा देता है जिसे वो खुद भी नहीं जानता था। जब कोई बड़ा हमें ये विश्वास दिलाता है कि तुम्हारे भीतर बहुत क्षमता है और मैं तुम्हें इससे कम पर रुकने नहीं दूंगा, तो हमारा खुद पर भरोसा दोगुना हो जाता है। इस पूरे चैप्टर का संदेश यही है कि हमें अगली पीढ़ी को सिर्फ मुश्किलों से बचाना नहीं है, बल्कि उन्हें मुश्किलों से लड़ना सिखाना है, वो भी इस विश्वास के साथ कि वे इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। समझदार परवरिश के बाद अब बात आती है कि बच्चे या युवा अपने दम पर ग्रिट का अभ्यास कहाँ सीखें। इसी सवाल का जवाब देने के लिए 11वां चैप्टर हमें ग्रिट के खेल के मैदानों द प्लेइंग फील्ड्स ऑफ ग्रिट में ले जाता है। यहाँ एंजेला का मतलब सिर्फ असली खेल के मैदानों से नहीं है, बल्कि वे उन सभी बाहरी गतिविधियों की बात कर रही है जो स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई के अलावा की जाती है, जैसे म्यूजिक सीखना, नाटक करना, डिबेट टीम में हिस्सा लेना या कोई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करना। ये बाहरी गतिविधियां बच्चों के भीतर ग्रिट पैदा करने की सबसे बेहतरीन प्रयोगशालाएं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब बच्चे क्लास में पढ़ते हैं तो अक्सर वे दबाव महसूस करते हैं और उन्हें बहुत मजा नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ जब वे सिर्फ दोस्तों के साथ घूमते हैं या वीडियो गेम खेलते हैं तो उन्हें मजा तो आता है, लेकिन कोई मानसिक या शारीरिक चुनौती नहीं मिलती। ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इकलौती ऐसी जगह है जहां चुनौती और रुचि दोनों एक साथ मिलते हैं। इस बात को वैज्ञानिक ढंग से साबित करने के लिए चैप्टर में एक बहुत बड़ी रिसर्च का जिक्र है, जिसे फॉलो थ्रू स्टडी कहा जाता है। रिसर्चर्स ये जानना चाहते थे कि स्कूल के बाद कौन से छात्र कॉलेज और आगे के करियर में सबसे ज्यादा सफल होते हैं। उन्होंने पाया कि सबसे अच्छे मार्क्स या सबसे ज्यादा आईक्यू वाले छात्र हमेशा टॉप पर नहीं रहे। सबसे ज्यादा कामयाब वे छात्र हुए जिन्होंने स्कूल के दिनों में किसी एक बाहरी गतिविधि को चुनकर उसमें कम से कम 2 साल तक लगातार हिस्सा लिया था और उसमें आगे बढ़े थे। उदाहरण के लिए सिर्फ किसी बास्केटबॉल टीम को ज्वाइन करना काफी नहीं था, बल्कि 2 साल तक लगातार हर मुश्किल के बावजूद उस टीम का हिस्सा बने रहना असली बात थी। इसी को फॉलो थ्रू यानी किसी काम को शुरू करके उसे अंजाम तक पहुंचाने की आदत कहा जाता है।
जो बच्चा बचपन में किसी एक चीज पर टिकना सीख जाता है, वो बड़ा होकर अपने करियर में भी आसानी से मैदान छोड़कर नहीं भागता। इसी आदत को अपने घर में लागू करने के लिए एंजेला ने एक बेहद व्यावहारिक और मशहूर नियम बनाया, जिसे वे मुश्किल काम का नियम, द हार्ड थिंग रूल कहती है। इस नियम के मुख्य रूप से 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा यह है कि घर के हर सदस्य को, जिसमें माता पिता और बच्चे दोनों शामिल हैं, एक ऐसा मुश्किल काम चुनना होगा जिसमें रोज सचेत अभ्यास, डेलिबरेट प्रैक्टिस की जरूरत हो, जैसे पियानो बजाना या रनिंग करना। दूसरा हिस्सा बेहद जरूरी है कि आप इस काम को बीच में किसी भी बुरे दिन पर नहीं छोड़ सकते। अगर आज आपका प्रैक्टिस करने का मन नहीं है या आपके कोच ने आपको डांट दिया है, तो आप हार मानकर घर नहीं बैठ सकते। आपको कम से कम उस सेशन या सीजन को पूरा करना ही होगा। और तीसरा हिस्सा यह है कि वो मुश्किल काम क्या होगा। ये बच्चा खुद अपनी पसंद से चुनेगा, उस पर कोई अपनी इच्छा नहीं थोपेगा। ये नियम हमें सिखाता है कि ग्रिट को सिर्फ बातों से नहीं सीखा जा सकता, इसे रोज के छोटे छोटे फैसलों से कमाना पड़ता है। जब कोई युवा किसी काम में आने वाले उतार चढ़ाव का सामना करता है और थका होने पर भी अभ्यास करने जाता है, तो असल में वह अपनी मानसिक मांसपेशियों को मजबूत बना रहा होता है। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि बच्चों को हर छोटी मुश्किल से बचाना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। उन्हें किसी ऐसी चीज में जुटने का मौका दीजिए जहां वे गिरें, संभले और दोबारा खड़े होना सीखें, क्योंकि यही वो खेल के मैदान है जो उन्हें जिंदगी की असली परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे खेल कूद या कला जैसी बाहरी गतिविधियां हमारे अंदर ग्रिट की आदत डालती है, लेकिन किताब का ये 12वां चैप्टर हमारे सामने ग्रिट को बढ़ाने का सबसे बड़ा और शक्तिशाली रास्ता खोलता है, जिसे एंजेला ग्रिट की संस्कृति, अ कल्चर ऑफ ग्रिट कहती है। यहाँ संस्कृति का मतलब किसी देश या त्योहार से नहीं है, बल्कि उस माहौल, उन लोगों और उन नियमों से है जिनके बीच हम रहते हैं, उठते बैठते हैं और काम करते हैं। अगर आप अपने भीतर ग्रिट को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका सबसे आसान और असरदार तरीका यह है कि आप किसी ऐसी संस्कृति या ग्रुप का हिस्सा बन जाएं जो पहले से ही बेहद जिद्दी और मेहनती हो। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं और हमारी ये फितरत होती है कि हम अनजाने में ही अपने आसपास के लोगों के रंग में रंग जाते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो आलसी हैं और जल्दी हार मान लेते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके आसपास के सभी लोग रोज सुबह उठकर कड़ी मेहनत करते हैं और हर मुश्किल का डटकर सामना करते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। इस बात को गहराई से समझाने के लिए लेखिका अमेरिकी फुटबॉल टीम सिएटल सीहॉक्स के मशहूर कोच पीट कैरोल का उदाहरण देती है। पीट ने अपनी टीम में एक ऐसा कल्चर तैयार किया था जिसका सिर्फ एक ही मंत्र था, हमेशा मुकाबला करो और खुद को बेहतर बनाओ। वहां ट्रेनिंग इतनी कड़ी होती थी कि हर खिलाड़ी को अपनी क्षमता से ज्यादा जोर लगाना पड़ता था, लेकिन कोई भी खिलाड़ी शिकायत नहीं करता था, क्योंकि वहां का माहौल ही ऐसा बन चुका था। जब कोई नया खिलाड़ी उस टीम में आता, तो वो देखता कि यहाँ का हर सदस्य जीतने के लिए अपनी जान लगा रहा है, तो वो भी खुद ब खुद दोगुनी मेहनत करने लगता था। एंजेला इसे सोशल मल्टीप्लायर इफेक्ट, सामाजिक प्रभाव कहती है। यानी जब पूरा ग्रुप एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, तो नए इंसान की ताकत भी अपने आप बढ़ जाती है, माहौल ही उससे काम करवा लेता है। चैप्टर में एक और बेहद खूबसूरत विचार आता है कि संस्कृति कैसे हमारी पहचान को बदल देती है। जब ग्रिट किसी ग्रुप की संस्कृति का हिस्सा बन जाती है, तो वो केवल एक आदत नहीं रहती, बल्कि इंसान की पहचान बन जाती है। उदाहरण के लिए, फिनलैंड के लोगों के पास एक खास पारंपरिक शब्द है, सिसु, जिसका मतलब होता है असाधारण दृढ़ता और हिम्मत। फिनलैंड का हर बच्चा इसी सोच के साथ बड़ा होता है कि मैं फिनिश हूं, और हम लोग कभी हार नहीं मानते। जब ये बात आपकी पहचान से जुड़ जाती है, तो मुश्किल समय में आप ये नहीं सोचते कि मेहनत करूं या ना करूं, बल्कि आप सोचते हैं कि चूंकि मैं इस ग्रुप का हिस्सा हूं, इसलिए मेरा डटे रहना ही स्वाभाविक है। इस तरह संस्कृति हमारे भीतर की इच्छा शक्ति के बोझ को कम कर देती है, क्योंकि तब कड़ी मेहनत करना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक सामान्य जीवन शैली बन जाता है। अंत में ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि हम जिन दोस्तों,
कंपनियों या संगठनों को चुनते हैं वे हमारे भविष्य को तय करते हैं। इसलिए खुद को हमेशा ऐसे माहौल और ऐसे लोगों से घेर कर रखिए जो आपको आराम करने की इजाजत न दे, बल्कि आपको रोज अपनी सीमाओं को पार करने की प्रेरणा दे। किताब के इस आखिरी चैप्टर में लेखिका एंजेला डकवर्थ पूरे सफर को समेटते हुए इसका निष्कर्ष देती है। यहाँ वे एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल पूछती है कि क्या किसी इंसान में बहुत ज्यादा ग्रिट होना नुकसानदेह हो सकता है। लेखिका कहती है कि हाँ, बिल्कुल। अगर आप किसी ऐसे लक्ष्य के पीछे पड़े हैं जो असंभव है या आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो रास्ता बदल लेना ही समझदारी है। लेकिन असल दुनिया में बहुत ज्यादा जिद्दी होने से फेल होने वाले लोग बहुत कम हैं, बल्कि ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे बहुत जल्दी उम्मीद छोड़ देते हैं। इसलिए ग्रिट की जरूरत हमें हमेशा रहने वाली है। इसके बाद चैप्टर में ग्रिट और खुशी के रिश्ते पर बात की गई है। कई बार लोगों को लगता है कि जो लोग हर वक्त काम में जुटे रहते हैं वे खुश नहीं होते, लेकिन लेखिका की रिसर्च इसके बिल्कुल उलट नतीजा दिखाती है। आंकड़ों के अनुसार जिन लोगों का ग्रिट स्कोर जितना ज्यादा होता है वे अपनी जिंदगी से उतने ही ज्यादा संतुष्ट होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास एक बड़ा उद्देश्य होता है। जब वे रोज अपने मकसद के लिए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें जो आंतरिक संतुष्टि मिलती है वही असली खुशी है। वे अपनी जिंदगी को अर्थहीन नहीं मानते, बल्कि उन्हें लगता है कि उनका काम दुनिया के लिए मायने रखता है। यहाँ एंजेला स्पष्ट करती है कि ग्रिट जिंदगी की इकलौती सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है। इंसान के भीतर चरित्र के और भी गुण होने चाहिए, जैसे दयालुता, ईमानदारी और सहानुभूति। अगर कोई इंसान बहुत ग्रिटी है लेकिन उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया या प्यार नहीं है, तो वो अच्छा इंसान नहीं बन सकता। अगर आपको चुनना पड़े तो हमेशा ग्रिट से पहले दयालुता और अच्छाई को चुनना चाहिए। ग्रिट एक साधन है जो आपको मंजिल तक पहुंचाता है, लेकिन आपके बाकी गुण ये तय करते हैं कि आपके वे लक्ष्य कितने सही हैं। किताब के अंत में एंजेला संदेश देती है कि जीनियस कोई पैदाइशी तमगा नहीं है। जीनियस वो है जो बिना थके सालों तक एक ही दिशा में काम करता रहता है। वे भरोसा दिलाती है कि आपके भीतर खुद को बदलने की पूरी ताकत है। आप अपनी रुचि ढूंढ सकते हैं, रोज अभ्यास कर सकते हैं, अपने काम को एक बड़ा मकसद दे सकते हैं और हर नाकामी के बाद नई उम्मीद से खड़े हो सकते हैं। ये किताब हमें अपनी जिद को सबसे बड़ी ताकत बनाने का आमंत्रण देती है, ताकि हम परिस्थितियों के आगे कभी घुटने न टेकें। तो दोस्तों, टैलेंट सिर्फ एक शुरुआत है, असली कामयाबी आपकी जिद से मिलती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा था। मिलते हैं अगले वीडियो में।